हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतह सीरीज का डे 53 होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट arising from a profit arising from arising from partnership arising from partnership firm is credited to the पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, अनुबंध नहीं है, ठीक है, तो अनुबंध जब नहीं है तो अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को किस रेशो में बांटा जाता है? तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट जो बांटा जाता है वो हमेशा इक्वली बांटा जाता है, इक्वल प्रोपोर्शन में, बराबर अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस केस, जो एक केस फेमस था गार्नर अस मर्रे का, तो इन द पार्टनरशिप में एप्लीकेबल इन द इवेंट ऑफ, किस स्थिति में वह लागू होता है? तो सही आंसर होगा उसका एडमिशन ऑफ द पार्टनर ऑर्डर टू डिसाइड सैक्रिफाई रेशो, त्याग का अनुपात तय करने के लिए, भागीदारी की स्वीकृति के लिए, या डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इन द इवेंट इन इंसॉल्वेंसी, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, या डेथ ऑफ अ पार्टनर वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप। तो सही आंसर होगा आपका बी। मतलब अगर फर्म का विघटन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, और पार्टनर क्या हो गया, क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो पार्टनर की इंसॉल्वेंसी में यह लागू होता है गार्नर मर्रे रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी विलेख इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है नहीं, मतलब जो आपका साझेदारी संलेख है वो विलेख वो अनुपस्थित है ही नहीं। व्हाट इज द रूल ऑफ द चेंजिंग इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो जो पार्टनर्स ने बिजनेस से ड्राइंग किया है, तो क्या उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगेगा, और लगेगा तो कितना परसेंट लगेगा? तो देखिए, इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब ऑप्शन ए ही सही है। न 4%, न 5%, न 6%, न 10%। इसका आंसर होगा आपका ए। मतलब उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। और यही नहीं, इसके कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट को इक्वल बांटते हैं, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करते हैं, और प्रॉफिट इक्वली उन्होंने बता ही दिया है। कुछ भी रिम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं मिलता है, ना ही सैलरी देते हैं और ना ही उसको कमीशन दिया जाता है पार्टनर्स को। लेकिन अगर पार्टनर्स लोन दे देता है, एडवांस लोन देता है फर्म को, तो उस लोन पर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है। ये सारे प्रोविजन कब लागू होते हैं? जब आपका पार्टनरशिप डीड नहीं होता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ये कुछ प्रोविजन लागू हो जाते हैं। तो प्रॉफिट क्या यहाँ पर उसके ड्राइंग पर कितना चार्ज करेंगे आप? इंटरेस्ट कुछ नहीं करेंगे अगर पार्टनर ड्राइंग करता है, नो। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड टू अ पार्टनर एडवांस लोन गिवन एज्यूमिंग दैट पार्टनरशिप डिड स्टे साइलेंट ऑन द मैटर। देखिए, पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को और पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो इस केस में, इस मैटर में बताइए क्या इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? तो अभी तो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वही आंसर आप क्या होगा, सी। और देखिए, ये क्वेश्चंस अब तक मैंने जो पूछे हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आयोग ने पूछे हैं। और ये जो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट, अगर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका इन द एब्सेंस, ये एच पी पी एस सी एचपीपीएससी ने पीजीटी में 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। 2016 में ये क्वेश्चन एचपीपीएससी पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, लेकिन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपने दे दिया है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इक्विटी शेयर
और इक्विटी शेयर होल्डर सभी समताधिकारी होते हैं। तो क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं। ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनर होते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऋणदाता होते हैं। या कस्टमर ऑफ द कंपनी, या कंपनी के ग्राहक होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ये मालिक या स्वामी होते हैं। स्वामी भी लिखा आ जाता है, तो स्वामी को भी याद रखना है वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से होता है जिन्हें, अधिकार राइट शेयर रेफर टू दोज शेयर विच आर, कौन से होते हैं आपके राइट शेयर? इशूड टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के प्रमोटर को दिए जाते हैं। या इशूड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। या इशूड टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर को दिए जाते हैं। या इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो विद्यमान वर्तमान अंशधारी हैं उनको निर्गत किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। देखिए, जो वर्तमान में कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको जो शेयर दिए जाते हैं वो राइट शेयर होते हैं। उनके पास एक राइट होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पहले उनसे ही पूछेगी क्या आप शेयर लेना चाहते हो। अगर वो शेयर नहीं, और ऐसा भी होता है कि कंपनी उनको देना चाह रही है लेकिन वो मना कर देते हैं, तो फिर कंपनी उनको नहीं देती है, फिर उनको किसी और को इशू किया जाता है, नए शेयर होल्डर को, ठीक है, नए मेंबर्स को। तो राइट शेयर क्या है? जो कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन शेयर आर इशूड टू द प्रमोटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, इट इज डेबिट टू द, तो इसको डेबिट कहाँ पर किया जाता है? देखिए, अगर आप प्रमोटर्स को आप देते हैं, इशूड करे हैं शेयर, तो पहली बात तो जो उन्होंने सर्विस दी है उस, तो उसकी एंट्री बनेंगे, मतलब ड्यू करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? आप इसको लिख सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और प्रमोटर्स टू प्रमोटर्स अकाउंट, ठीक है, टू प्रमोटर्स ये लिख सकते हैं आप। ये तो होगी एंट्री किसकी? ड्यू करने की, ठीक है। उनको ड्यू कर दिया है। अब उनको आप क्या दे रहे हैं? देखिए, उनको आपको उनकी आ, उन्होंने जो वर्क किया है उसके लिए आपको प्रोमोटर्स को क्या देना पड़ेगा? उनको आपको आप उनको उनका कमीशन देंगे, सर्विस के बदले में उनको चार्ज कमीशन देंगे, या सर्विस के बदले में आप क्या देंगे? उनको रिमुरेशन देंगे। लेकिन आप पैसा उनको नहीं दे रहे हैं, बदले में आप उनको क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे? ये तो ड्यू की एंट्री थी, और जब आप देंगे तो तब की एंट्री क्या हो जाएगी? और तब उनकी एंट्री हो जाएगी आपकी, प्रमोटर्स यहाँ आपने क्रेडिट किए थे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रमोटर्स डेबिट, और टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है जब शेयर आपके इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री बन जाती है। अब आपसे पूछा है जब शेयर इशू किए जाते हैं प्रमोटर्स को, तो कौन सा अकाउंट आप डेबिट करते हैं? तो यहाँ देखिए कौन सा अकाउंट आप डेबिट करें? प्रमोटर्स अकाउंट्स। तो आप ऑप्शन क्या सही होगा आपका? प्रमोटर्स अकाउंट। ठीक है, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों के अंशों का निर्गमित किया जाता है, तो डेबिट क्या किया जाएगा आपका? प्रमोटर्स अकाउंट। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड Which method is legally acceptable for the redemption of retirement share? पूर्व अधिकारी अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानूनी स्वीकृत है? देखिए, अगर आपके कौन से शेयर की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर हो रही है जो आपके शेयर की बात हो रही है, आपके पूर्व अधिकारी शेयर होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। उनका शोधन करना है, मतलब उनका पैसा वापस देना है। तो उनके लिए कानूनी रूप से आपको बताना है कौन सी विधि होती है। जो कानूनी रूप से विधि दी गई है, इसका होता है इशुएंस ऑफ द इक्विटी शेयर, समत्वंशों का निर्गमन, कि आप उनको इशुएंस कर दोगे, इशू कर दोगे, इक्विटी शेयर दे सकते हैं उनको। या इशू ऑफ डिवेंचर, आप उनको डिवेंचर दे सकते हैं। या सेल ऑफ द फिक्स एसेट ऑफ द कंपनी, कंपनी की फिक्स एसेट सेल कर सकते हैं उनको। या पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, या पब्लिक डिपॉजिट लेकर उनका शोधन किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर। आप प्रीफरेंस की बात हो रही है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का अगर आपको शोधन करना है, ठीक है, तो आपका आप उनको इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, कानूनी स्वीकृत है ये विधि, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसका उपयोग कहाँ पर नहीं किया जा सकता है? टू पे द डिविडेंड टू द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं मतलब सदस्यों को लाभांश के रूप में उसका यूज नहीं कर सकते, या टू इशू ऑफ बोनस शेयर टू द मेंबर्स, मेंबर्स को बोनस शेयर के लिए इशू नहीं किया जा सकता है, या टू इशू ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के शुरुआती खर्चे होते हैं उनको अपलिखित या रिटर्न ऑफ करने में इसका यूज नहीं कर सकते, या टू रिक्वायर डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर्स, या डिवेंचर्स पर जो डिस्काउंट दिया है उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए, उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो देखिए इनमें सभी में यूज किया जा सकता है, लेकिन आपका जो पहला है ऑप्शन, डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है, उनके डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। टू पे द डिविडेंड टू द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड नहीं दे सकते सिक्योरिटी प्रीमियम में से। तो सही आंसर आपका ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए दो कथन है, ए है और आपका बी है, आपको दोनों को पढ़ना है और बताना है एक सही है, दो सही है या दोनों सही है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए है, when drawing are made in the beginning of each quarter, interest on the partner's drawing are calculated as total drawing into rate upon 100 into 7.5 upon 12। क्या ये फॉर्मूला लगाया जाता है? अगर हर क्वार्टर के, ईच क्वार्टर कह रहा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाला जाता है, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? और दूसरा कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कह रहे जो इंटरेस्ट होता है ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जा रहा है, फर्म ले रही है पार्टनर से, आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको शो किया जाता है? तो देखिए इसको तो पहले आप यहाँ सुन लीजिए। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से होता है आपका, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पीसीए, ये डेबिट साइड होती है और ये आपकी क्रेडिट साइड। देखिए अगर फर्म पार्टनर्स को देती है, क्या देती है, जैसे पार्टनर्स ने पहले अपनी कैपिटल लगाई हुई है, तो वो कैपिटल यहाँ जाती है बैलेंस बीडी, यहाँ लिख देते हैं हम उसको कि पार्टनर्स में कितना पैसा, पार्टनर्स का कितना पैसा है पार्टनरशिप पर, क्या लाइबिलिटी है पार्टनरशिप पर। और ये लाइबिलिटी जैसे इनकी ये जो इनकी लाइबिलिटी है फर्म की, जो इनकी कैपिटल है पार्टनर्स की जो कैपिटल है, ये कब बढ़ेगी? अगर पार्टनरशिप पार्टनर्स को कुछ देती है। तो पार्टनरशिप क्या क्या देती है? इनको सैलरी दे देती है, इनको वेजेस दे देती है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देती है, ठीक है, इनको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट दे देती है। तो ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप पार्टनर से कुछ लेती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रही है, या ड्राइंग किया था उसको वापस ले रही है, या लॉस हुआ है उसको ले रही है, तो इसको डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्रेडिट साइड में लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट बी आपका गलत है। अब ए के बारे में थोड़ा सा आपको इसको समझाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि ए कैसा होगा। इसके लिए एक स्लाइड पर चलते हैं हम और वहां पर इसको समझेंगे। बिगिनिंग में कह रहा है, ठीक है, बिगिनिंग में कह रहा है एवरी क्वार्टर के, तो मान लेते हैं जो आपकी ईयर चलती है वो आपकी शुरू होती है अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो देखिए आपकी जो साल शुरू होती है वो 1 अप्रैल को शुरू होती है, ठीक है, और लास्ट कब होती है? 31 मार्च में। अब यहाँ पर बात आई थी कि कोई पार्टनर इन द क्वार्टरली, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है, मतलब अपनी जरूरत के अपने लिए जरूरत के लिए पैसा हर क्वार्टर के बीच में निकाल रहा है। तो देखिए क्वार्टर का मीन्स होता है 1/4, मतलब एक साल का 1/4। तो 1/4 पार्ट कितना होगा? अगर ये 12 महीने हैं तो 12 महीने का अगर हम 1/4 करेंगे तो कितना आता है आपका? आपके 3 मंथ्स आ जाते हैं। तो एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होंगे? आपके 3। तो कितनी क्वार्टर हो गई आपकी? ये क्वार्टर हो गई आपकी 4 क्वार्टर यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर वो पैसा कब आएगा? हर क्वार्टर में आएगा। मान लेते हैं वो 1200 रुपये यहाँ निकालता है, पहली क्वार्टर में निकाले उसने यहाँ पर 1200 रुपये, फिर दोबारा कब निकालेगा? 1 जुलाई को 1200 रुपये लेने आएगा, फिर 1 अक्टूबर को 1200 रुपये लेने आएगा, और फिर फर्स्ट आपके
जनवरी के लिए, जनवरी में 1 जनवरी में फिर वो 1200 रुपये लेने आएगा और इस तरह से वो 4 बार पैसा निकालेगा। तो अगर आपको इस पर इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आप क्या लगाते हैं? पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं, ठीक है? तो अमाउंट जो लिखेंगे आप कितना लिखेंगे आप? 1200। कितनी बार निकाला 1200 को? 4 बार, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू रेट लिख देंगे। मान लेते हैं 12% रेट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है क्वेश्चन में? मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है आपका 12% पर एनम, 12% पर एनम। तो यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया और 12 अपॉन 100, ठीक है? और इनटू, अब यहाँ बात आती है टाइम, टाइम क्या लिखे? तो टाइम के लिए मैंने एवरेज टाइम निकालने के लिए मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी। एवरेज टाइम के लिए आप याद करना चाहे तो याद कर ले और समझना चाहे तो आप समझ ले। आप ये देखिए कि इसने जो 1200 रुपये निकाले हैं, इन 1200 रुपये को देखिए, उससे हिसाब जो होना है वो 31 मार्च में होना है, क्योंकि साल पूरी यही होगी। तो आप इन 1200 रुपये पर कितने दिन का ब्याज लेंगे यहाँ तक? तो ये 1200 रुपये उसने पूरे 12 महीने अपने पास रखे, यूज करे। देखिए, इन 1200 की बात नहीं कर रहा मैं, पहले वाले जो 1200 रुपये उसने निकाले थे इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो 1200 रुपये हैं जो उसने निकाले हैं, इनको वो कब यूज करेगा? पूरे 12 महीने। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ? 12 महीने। मैंने कहा था ना आपसे पिछली वीडियो में एक, कि आप फर्स्ट अमाउंट को देखेंगे और लास्ट वाले को देखेंगे, बस बाकी बीच को नहीं देखना एवरेज पीरियड निकालने के लिए। ऐसा क्यों है? वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं डीपली बताऊं, फिलहाल आपको इतना ही देखना है, आपको यही कॉन्सेप्ट। तो आपको फर्स्ट यहाँ से देख लिया, उसके बाद आप देखिए 1200, ये जो पैसा निकाला था उसने 1 जनवरी को, इसको कितने महीने यूज करेगा? देखिए, पूरी जनवरी में यूज करेगा, और यहाँ पर पूरी जनवरी में यूज करेगा, पूरी फरवरी में यूज करेगा, पूरे मार्च में यूज करेगा, तब मार्च में जाकर इंटरेस्ट देगा। तो इस 1200 रुपये को कितने महीने यूज किया? 1 2 3, 3 मंथ्स। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब ये कितने हो गए हैं? 2 नंबर, तो 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 15, 15/2, तो ये आ जाएगा डिवाइड होकर 7.5। इसका मतलब ये है आपका एवरेज टाइम, इतने मंथ्स का आप उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। अब जब आप मंथ्स की बात करें तो मंथ्स में क्या होना चाहिए आपका? जब यहाँ लिखेंगे आप 7.5, तो इसको ईयर बनाने के लिए नीचे 12 भी लिखेंगे, तो ये आता है आपका 7.5/12। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आता है वो आपका अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट का। तो टाइम क्या लिखते हैं हम? 7.5। अब यही क्वेश्चन में यहाँ पूछा था, देखिए यहाँ ये कह रहा था 7.5/12। तो क्या ये सही कह रहा था? इसने भी यही फॉर्मूला लगाया है ना, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग मतलब जो भी टोटल ड्राइंग आ रहा है, टोटल ड्राइंग कौन सा? ये जो आ रहा है टोटल ड्राइंग, 4 में मल्टीप्लाई करके, तो ये तो टोटल ड्राइंग हो गया। इस पर रेट क्या होगी आपकी? 12% जो भी हो, इन अपॉन में 100, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज टाइम की, तो एवरेज पीरियड कितना लिखते हैं हम? 7.5। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो देखिए, पहला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत था। तो अब अपना आप आंसर देख लीजिए। स्टेटमेंट ए सही है, लेकिन स्टेटमेंट बी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, देर आर द टू स्टेटमेंट। आपको फिर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट, अच्छा, स्टेटमेंट ए ये एसर्शन है आपका, एसर्शन दिया हुआ है और यहाँ पर रीजन दिया हुआ है। ठीक है, एसर्शन देखना, आपको रीजन देखना है कि एसर्शन में जो बात कही गई है क्या वो सही है। फिर आपको ये देखना है जो रीजन में बात कही गई है क्या वो सही है, और ये रीजन जो है क्या ये एसर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जैक्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन द चेंज इन दियर एग्जैक्टिंग एग्रीमेंट। जो उनका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ही क्या होता है आपका? पार्टनरशिप। तो उस एग्रीमेंट में अगर ये आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लेते हैं, तो क्या एग्रीमेंट में भी चेंज हो जाता है? ये कह रहे हैं एग्रीमेंट में भी चेंज हो जाता है, कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, रिजल्ट है, उसमें भी चेंज हो जाता है। तो सही कह रहे हैं, हो जाता है। अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करोगे तो एग्रीमेंट में भी चेंज हो गया। आगे अब देखते हैं आपका, क्या देखेंगे यहाँ पर? अब देखेंगे आपका रीजन। तो इसमें कह रहे हैं रीजन ये है कि
चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन द गेन ऑफ एडिशनल शेयर। ये गेन हो सकता है एडिशनल शेयर का। इन द फ्यूचर प्रॉफिट, के फ्यूचर प्रॉफिट में गेन हो सकता है। सम पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स को तो गेन भी हो सकता है फ्यूचर में, और कुछ पार्टनर को लॉस भी हो सकता है। ठीक है, किसी पार्टनर को अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर लेते हैं तो किसी को गेन हो सकता है और किसी को आपका लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात बिल्कुल सही कही गई है, इसमें भी सही कह रहे हैं। तो आप ये देखिए, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है? मतलब यहाँ पर जिस बारे में बात हो रही थी उसी बारे में यहाँ भी बात हो रही है। तो ये है भी करेक्ट, और देखिए इसी बारे में बात हो रही है, अलग टॉपिक इसने नहीं किया है, तो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। ये दोनों करेक्ट हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको ए, स्टेटमेंट टू दिया हुआ है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन अ पार्टनर जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व बना के रखते हैं, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ओनली, ओनली। तो कह रहे हैं कि जब एडमिशन होता है पार्टनर का तो जो जनरल रिजर्व होता है वो पुराने पार्टनर्स में बट जाता है। हाँ, बट जाता है, बिल्कुल सही है। देखो भाई, ए बी पार्टनर थे, ये अपना इनका रेशियो क्या था? 1 to इनका रेशियो था। इन्होंने क्या किया? अपने प्रॉफिट में से, इन्होंने अपने प्रॉफिट में से 30,000 का जनरल रिजर्व बनाया। क्या बनाया? जनरल रिजर्व। तो 10,000 तो ए ने दिए होंगे इसमें अपने प्रॉफिट में से, और 20,000 किसके गए होंगे? बी के गए होंगे, तब ये रिजर्व बना। अब ये नए पार्टनर्स को बुला रहे हैं, नया पार्टनर सी आ रहा है 1 साल बाद। तो यहाँ जो ये जनरल रिजर्व था, ये किसने अपने प्रॉफिट से बनाया था? ए और बी ने बनाया था। तो ये जनरल रिजर्व इनमें ही बंटना चाहिए। अगर इन्होंने नहीं बांटा, नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आने वाले 1 साल में या 2 साल में ये सी भी इस पर दावा अपना कर देगा, क्लेम करेगा कि मुझे भी जनरल रिजर्व बांटो। तो ये ओल्ड पार्टनर में ही बट जाता है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं स्टेटमेंट ए। दूसरा देखते हैं। General reserve superior to the admission belonging to the all partners as they have the sacrifice as a part of their profit to create। देखिए इसको ये कह रहे हैं कि जो जनरल रिजर्व था वो एडमिशन होने से पहले वो पुराने पार्टनर से ही बिलोंग करता था, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट में से सैक्रिफाई करके तब क्रिएट किया था ये जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये भी बात सही कह रहा है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? जब दोनों बात स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट बी भी सही है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, कंज्यूमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड विद द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इन। कह रहे कि जब रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का, तो जो कंज्यूमिंग पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है विद द पार्टनर्स, विद रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल, गुडविल को। देखिए जब 3 पार्टनर है आपके, ए बी और सी, अगर इसमें से मान लेते हैं सी रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है, तो अपना ये शेयर सैक्रिफाई करके जा रहा है, अपना शेयर छोड़ के जा रहा है। फ्यूचर में ये फिर इसके शेयर को कौन लेंगे? ए और बी लेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, ये इसकी गुडविल भी वापस देते हैं, इसकी गुडविल भी देते हैं। और कैसे देते हैं गुडविल? यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। अगर किसी सॉरी, यहाँ पर गेनिंग या सैक्रिफाई रेशो निकालते हैं। जिस पार्टनर को गेन होता है, जिस पार्टनर को गेन होता है उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स। तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और जो टू टू में लिखा जाता है जो सैक्रिफाई पार्टनर है। अब यहाँ सैक्रिफाई पार्टनर जो जा रहा है ये भी हो सकता है, या अगर कुछ रेशो चेंज कर रहे हैं तो इसमें इनमें से भी कोई सा हो सकता है। तो किस रेशो में अब इसको जो गुडविल दी जाएगी वो इनके गेनिंग रेशो में दी जाएगी, जिसको कितना गेन गेन हो रहा है। तो ऑल पार्टनर्स में, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? पूछ रहे हैं कि डेबिट करेंगे गुडविल को तो किस उसमें? ऑल, ऑल प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशो, सभी लाभ माइनस साझाकरण अनुपात, या गेनिंग रेशो में, या न्यू प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशो में? नहीं। इक्वल रेशो में? नहीं। तो ये सही ऑप्शन क्या होगा आपका? गेनिंग। बड़े उठपटांग से इसके ऑप्शन है, और ऐसे ही ये ऑप्शन पूछे जा चुके हैं आयोग के द्वारा। ऐसे ही उठपटांग बना कर देता है, तो आपको याद रखना है अपना कॉन्सेप्ट।
तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि ये गेनिंग रेशो में जाने वाले पार्टनर को, मतलब सैक्रिफाई करने वाले पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। कौन कंपनसेट करेगा? जिसको गेन हो रहा है। और किस रेशो में करेंगे? अपने गेनिंग ही रेशो में वो उसको कंपनसेट करेंगे। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट ए, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट विल बी डेबिटेड टू द कैश अकाउंट। देखिए, रियलाइज्ड की बात हो रही है, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है। और रियलाइजेशन अकाउंट आप कब बनाते हैं? जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब फर्म को ही बंद किया जाता है, तब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते क्यों हैं? कि आप क्या करेंगे, जितनी भी एसेट हैं उनको सबको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, अपने बिजनेस की एसेट। और जितनी भी लाइबिलिटी है, तगादा है, उसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं? ट्रांसफर कर लेते हैं। कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट की बात हो रही है। डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लिया एसेट और क्रेडिट में अपनी लाइबिलिटी। अब आप क्या करेंगे? जितनी भी एसेट है इनको बेच देते हैं और इधर लिख देते हैं बाय बैंक। पैसा यहाँ लिख देते हैं बाय बैंक या कैश, बाय कैश अकाउंट, यहाँ पैसा आ गया। और जितनी भी लाइबिलिटी है इनका पेमेंट डेबिट साइड से यहाँ पर कर देते हैं, टू बैंक या कैश यहाँ पर लिख कर। ठीक है, तो आप देखिए रियलाइजेशन में अगर आप किसी का पेमेंट करें तो कहाँ करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं। अब पूछा क्या था? क्वेश्चन कह रहे थे अगर अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई आपकी एसेट थी, आपने उसको बेच दिया और वहां से आपको पैसा मिला है, तो पैसा देखिए कहाँ पर लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। किसके? रियलाइजेशन अकाउंट के। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? डेबिट साइड में। तो क्या ये सही है? नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही नहीं है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड एसेट विल बी डेबिटेड टू द कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में डेबिटेड होगा। लेकिन अगर हम, तो ये यहाँ लिख दिया, लेकिन सुनिए, थोड़ी सी बात अभी गलत है, थोड़ी सी और देखिए। तो कौन से अकाउंट में लिख दिया आपने? यहाँ पर लिख दिया। और कहाँ लिखा जाता है ये? अच्छा, अब यदि आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? ये देखिए, अगर देखिए पैसा मिलता है तो आप जर्नल एंट्री कहाँ पर इसकी बनाएंगे? जर्नल एंट्री आप बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पर कैश कहाँ रहा है आपका? क्रेडिट में। और इस जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे, जब आप इसका कैश अकाउंट बनाएंगे, तो कैश को कहाँ पर लिखेंगे? तब आप कैश को कहाँ लिखेंगे? क्योंकि इसने किसकी बात करी है? ये कैश अकाउंट की बात कर रहा है कि कैश अकाउंट में कहाँ लिखा जाता है। तो जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट को बनाते हुए अगर पैसा आता है, क्योंकि लास्ट में आप देखना चाहते हैं कि फर्म में जो पैसा आया है, जो गया है, उससे लाइबिलिटी की पूर्ति हो गई, और अगर वो पैसा बचा, मतलब बराबर आना चाहिए, जितना आया जितना गया वो पूरा होना चाहिए। तो अगर पैसा आता है तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और जाता है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब रियलाइजेशन में जो पैसा आया, कहाँ से आया? अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचने से। तो आप उसको कैश अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। तो वही ये कह रहा है कि डेबिट साइड में लिखते हैं, बिल्कुल सही है। कैश अकाउंट डेबिट में ही आता है, और डेबिट साइड में, यहाँ डेबिट साइड में ही लिखते हैं। तो इसमें ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। अगर ये रियलाइजेशन अकाउंट की बात करता कि रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, तो फिर मैं रियलाइजेशन अकाउंट को ही यहाँ देखता कि रियलाइजेशन में तो क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन अगर कैश अकाउंट की बात आती है तो फिर तो आप डेबिट में लिखेंगे ना। तो जो आपके स्टेटमेंट ए है वो सही है। दूसरा, व्हेन अनरिकॉर्डेड बिल पेबल, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, मतलब बिल था, उसको पे किया जा रहा है, उसका पैसा दिया जा रहा है, तो आर डिस्चार्ज बाय द पार्टनर। और वो किसने दिया है? वो भी पार्टनर ने दिया है, फर्म नहीं दे रही, पार्टनर दे रहे हैं उसको। तो इट इज शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या आप इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे इस अमाउंट को? बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए, वैसे तो जब रियलाइजेशन आप बना रहे हैं, तो रियलाइजेशन में आप डेबिट साइड में लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर्स का कैपिटल जिसने इसका पेमेंट किया है। ठीक है, जिसने, जो एक लाइबिलिटी थी फर्म की, लेकिन पेमेंट किसने किया है? पार्टनर्स ने। तो तो रियलाइजेशन में तो लिखोगे आप डेबिट में, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखोगे इस पैसे को? उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको कि पार्टनर्स को अगर
पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और पार्टनर्स कुछ देता है तो उसको फर्म डेबिट साइड में लिखती है, फर्म डेबिट साइड से निकालती है। अब पार्टनर ने यहाँ पेमेंट कर दिया, तो इसको फिर आप क्या करेंगे, पार्टनर्स को फर्म देगी, क्योंकि पार्टनर्स का खर्चा थोड़ी ना था, फर्म का खर्चा था। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में इसको लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर्स को, जैसे एक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल, जिसने भी पेमेंट किया था फर्म के खर्चे का। तो ऑप्शन क्या सही होगा, दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और उसके बाद रीजन। तो आपको असर्शन असर्शन देखनी है, रीजन देखना है। देखते हैं, इन केस ऑफ शेयर इशूड ऑन प्रोरेटा बेसिस, प्रोरेटा बेसिस पर आप इशू कर रहे हैं किसको, शेयर को। तो कह रहे एक्सिस मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैन बी यूटिलाइज टिल द अलॉटमेंट ओनली। तो उसको आप अलॉटमेंट तक ही जनरली यूज कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर समझते हैं इसको। ठीक है, ये कह रहे हैं कि देखिए, जो कंडीशन नहीं थी, पहली बात तो इन द केस ऑफ शेयर इशूड प्रोरेटा बेसिस, एक्सिस मनी जो है वो रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैन बी। अब ये कह रहे कैन बी, की जा सकती है, यूं नहीं कह रहे होती है, ये कह रहे की जा सकती है। जैसे कंपनी ने शेयर इशू किए, 100 शेयर इशू किए, ठीक है, 100 शेयर इशू किए, तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ शेयर। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, नंबर ऑफ 100। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100। और फेस वैल्यू की बात करें अगर, फेस वैल्यू कितनी है, तो इसकी फेस वैल्यू है आपकी 100 ही फेस वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है। अब कंपनी ने क्या किया, इसको एक साथ पैसा ना लेकर कंपनी ने इस पर एप्लीकेशन पर पैसा मांगा। तो एप्लीकेशन पर कंपनी ने मांगे 30 रुपीज, उसके बाद फर्स्ट कॉल पर मांगे, कंपनी ने अलॉटमेंट पर भी मांगे, अलॉटमेंट पर मांगे 20 रुपए। उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर पैसा मांगा गया है। ठीक है, और कंपनी ने कहा कि फर्स्ट कॉल पर आपको देने हैं 20 रुपए, और बाकी जो बचे, ठीक है, बाकी जो 30 रुपए बचे वो आपके देने हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल पर, इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल कहेंगे। तो 30 हो गए सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। अब समझिए प्रोरेटा इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर शेयर कितने इशू किए हैं, 100, पब्लिक से कितने वो मांगे हैं एप्लीकेशन, 100 एप्लीकेशन मांगे हैं पब्लिक से, और कहा है कि जब आप एप्लीकेशन भेजेंगे तो एक एप्लीकेशन में आप 30 रुपीज भेजेंगे। आपने ये भी कहा है कि 30 रुपीज आपको भेजने हैं। अब एप्लीकेशन जो आ जाती है, एप्लीकेशन आ जाती है ये 500, क्योंकि भाई अभी एप्लीकेशन तो भेजी है, और अमाउंट कितना आ जाता है, एक एप्लीकेशन पर 30 रुपए आते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 15,000 रुपए यहाँ पर आ गए। ठीक है, लेकिन कंपनी कंपनी ने कितने शेयर इशू कर सकती है, 100 ही शेयर इशू कर सकती है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसको प्रोरेटा पर इशू कर सकती है। कहेगी कि एक काम करते हैं, अगर कोई, इसको प्रोरेटा का मतलब ये होगा कि इनसे मांगे तो हैं कंपनी ने, कितने एप्लीकेशन कितने आ गए, 500, और कंपनी को इशू कितने करने हैं, 100। तो इनमें रेशो बनाएगी कंपनी, तो रेशो क्या आ जाएगा आपका, 5:1। मतलब किसी कोई एक मांग 5 मांगता है तो उसको एक शेयर देते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर 100 एप्लीकेशन के पैसे रखेगी, 100 × 30, मतलब 3,000 रुपए रख लेगी। अब कंपनी बाकी पैसे को क्या करेगी, तो ये कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी के पास 3,000 रुपए हैं। अब कंपनी क्या करेगी, देखिए 3,000 रुपए तो रख लेगी 100 शेयर के, और बाकी पैसा कितना बचा, 12,000। तो कंपनी इसको वापस कर देगी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको यूटिलाइज भी कर सकती है, कैसे, कि भाई कंपनी अलॉटमेंट का भी तो पैसा मांगेगी, तो कंपनी आगे का भी रख सकती है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, अगर कंडीशन ये है क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, तो फिर कंपनी क्या करती है, तो कंपनी क्या करती है बोल रहा हूं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल रहा हूं मैं, क्या करती है, क्या कर सकती है ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं क्या करती है।
तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इसमें से कहती है कि भाई मैं 12,000 आपको वापस नहीं कर रही, मुझे अभी आपसे अलॉटमेंट का भी तो पैसा लेना है। अलॉटमेंट पर कितना लेना है, 20। तो 100 शेयर पर 20 के हिसाब से कितना रुपया होगा आपका, 2,000। तो 2,000 रुपये एडवांस रख लेगी। तो कितना टोटल पैसा आया था, 15,000। 15,000 में से कितना एडजस्ट किया, कितना एप्लीकेशन का रखा, 3,000। बचा कितना, 12,000। 12,000 में से एडवांस कितना रख लिया, 2,000। और बाकी कितना बचा, बाकी बचा आपका 10,000। इस 10,000 रुपए को कंपनी वापस करती है। वापस करती है अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन कंपनी, बात आती है क्या कर सकती है, यहाँ बात आ रही है क्या कर सकती है। तो कंपनी इस पैसे को आगे भी यूज कर सकती है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि ये फर्स्ट कॉल का भी यूज हो जाएगा, फर्स्ट कॉल पर यूज कर लो, सेकंड कॉल पर भी यूज कर लो एडवांस में। तो यहाँ पूछा था क्या कर सकती है, तो क्या कर सकती है। तो जो फालतू पैसा है जो रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन पर, क्या उसको अलॉटमेंट पर ही यूज कर सकती है, नहीं, आगे भी यूज कर सकती है। करती कहाँ है, केवल उस पर ही करती है अगर कुछ नहीं होता क्वेश्चन में। तो कहीं कहाँ कर सकती है, आगे भी यूज कर सकती है। इसका मतलब क्या है, ये बात गलत है। ये कह रहा केवल अलॉटमेंट पर यूज कर सकती है, नहीं, कर तो सकती है, आगे भी कर सकती है। तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है। अगर पूछता कि कहाँ करती है, तो इसका मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, तो कहाँ करती है, उस पर करती है, अलॉटमेंट पर। लेकिन कहाँ कर सकती है, कर तो सकती है, आगे भी कर सकती है। तो अब ये तो हो गया गलत। आगे देखिए, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एट द रेट 12% फॉर द अमाउंट फॉर द अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल्स। अगर कंपनी को एडवांस में कॉल मिल जाती है तो उस पर 12% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है। देना पड़ता है कंपनी को, यस, कंपनी देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कंपनी क्या करेगी, 12% पर एनम इंटरेस्ट देती है एडवांस पर, जो एडवांस कॉल कंपनी को मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो असर्शन था, असर्शन आपका गलत था, लेकिन आपका रीजन करेक्ट था। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिबेंचर धारक, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनको पूछा गया है वो क्या होते हैं। ओनर होते हैं कंपनी के, वेंडर होते हैं कंपनी के, क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, डेटर्स होते हैं कंपनी के। तो ये होते हैं आपके क्रेडिटर्स कंपनी के, जो कंपनी के लेनदार होते हैं। इनको कंपनी वापस पैसा देगी, ठीक है, इनका पैसा वापस करेगी इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट भी समय समय पर इनको देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन और रीजन है। तो कह रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम इज क्लासिफाइड एज अ रिजर्व एंड सरप्लस। कह रहे हैं कि जो आपने कंपनी की बैलेंस शीट लर्न की होगी, तो कंपनी की बैलेंस शीट जो वर्टिकली होती है, जो कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकली होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी पहले होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और एक होता है आपका इसमें एसेट्स, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले आता है आपका शेयर होल्डर फंड। उसके बाद आता है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, उनको यहाँ पर लिखा जाता है। और जितने भी रिजर्व में जब यहाँ लिखे जाते हैं, प्रॉफिट को भी इसमें लिखा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और यहीं पर ही आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि इसका बस ये फॉर्मेट पर डिपेंड है कंपनी के। Results are the amount set aside out of the profit and surplus to meet prospective losses and future uncertainties and for strengthen the financial position of the company। कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट आर द अमाउंट सेट साइड आउट ऑफ द प्रॉफिट and surplus is to meet prospective loss and future uncertainties, strengthen the financial position of the company। कह रहे परिणाम यह होता है कि वह राशि है जो मुनाफे के लिए या अधिक इसके लिए उपयोग संभावित घाटे, भविष्य में होने वाला जो लॉस है, घाटा है, कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। मतलब ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसको कह रहे हैं, ये बात हो रही है सिक्योरिटी प्रीमियम की। किसकी बात हो रही है,
सिक्योरिटी प्रीमियम की, यहाँ पर कोई रिजर्व की या जनरल रिजर्व की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यहाँ रख देते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इसमें से आप जो फ्यूचर में आपको लॉसेस हो सकते हैं या आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, उनको यूज करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और इससे आपकी फर्म को फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूत हो जाती है पोजीशन। ठीक है, रिजर्व से या प्रोविजन से। तो ये सही है यहाँ पर भी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी एक तरह से आपका रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इससे क्या है, इससे मजबूताई मिलती है आपकी फर्म को। तो यहाँ भी ये बात सही कह रहे हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बोथ है आपके करेक्ट होंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब रीजन में एसेशन के बारे में ही बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सफर्स फ्रॉम द सच लिमिटेशन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफर। वित्तीय विवरण का विश्लेषण भी ऐसी ही सीमाओं को ग्रस्त है जैसा कि वित्तीय विवरण होते हैं। देखिए, दो चीज है यहाँ पर, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोनों की जो लिमिटेशन होती हैं वो सेम होती हैं, यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है वो इसकी भी है। जैसे नॉन फाइनेंशियल जो आपकी इवेंट्स होती हैं उनको ना तो एनालिसिस किया जा सकता है और ना ही आपको यहाँ पर उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो दोनों की हैं, पर्सनल बाइस दोनों में लग जाती है, मतलब पक्षपात दोनों में हो सकता है, स्टेटमेंट बनाने में भी और एनालिसिस करने में भी। तो दोनों ही इसकी लिमिटेशन है, तो यहाँ ये बात सही कह रहे हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं। Different firm may allow different accounting policies. However, it does not create any difficulty in comparing result of the two companies. देखिए, अगर दो या तीन कंपनियां हैं, अगर दो या तीन कंपनियां हैं, ये अलग अलग पॉलिसी यूज करती हैं अकाउंटिंग की, तो जब आप इनमें कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम फेस होती है। अगर ये एक ही पॉलिसी फॉलो करती तो ठीक है, लेकिन एक कंपनी अलग बेसिस यूज करती है, माना पहली कंपनी अलग कर रही है और कोई आपकी पॉलिसी, और सी कंपनी अलग कर रही है, तो इसको कंपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। और ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है एनी डिफिकल्टी डज नॉट क्रिएट एनी डिफिकल्टी, ये कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये गलत कह रहा है, प्रॉब्लम आती है अगर अलग अलग तरीके से अकाउंट बनाए गए हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट भी गलत था, ए सही था। तो ऑप्शन क्या होगा, बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोलवेंसी रेशो, सोलवेंसी रेशो कौन सा नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, या आपका प्रोप्राइटरी रेशो, या टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। देखिए, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो ये भी आपका सोलवेंसी रेशो है, प्रोप्राइटरी रेशो ये भी सोलवेंसी रेशो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये भी सोलवेंसी रेशो है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपका सोलवेंसी रेशो नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये आ जाता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिर ऐसा स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो। केस इन द जनरल रिजर्व, in the case general reserve is deducted to net profit for the year to determine net profit before tax and extraordinary item। कह रहे हैं कि जो जनरल रिजर्व है वो डिडक्टेड किया जाता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स को देने से पहले, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये कहाँ आता है, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आप पहले वर्किंग नोट करते हैं, दोनों साल का जो आपको प्रॉफिट दिया होता है, सरप्लस बैलेंस दिया होता है, उसका डिफरेंस करते हैं, वो क्या होता है, वो नेट प्रॉफिट होता है आपका करंट ईयर का। तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसमें बात करें तो आप इसमें जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, क्या आप माइनस कर देते हैं, नहीं, इसमें आप ऐड कर देते हैं, क्या निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्योंकि आप उस प्रॉफिट पे पहुंचना चाहते हैं जो प्रॉफिट बिजनेस के ऑपरेशन से हुआ है, इसलिए आप क्या करते हैं कि जितने भी अलग आपके ये रिजर्व प्रोविजन होते हैं जिससे भी प्रॉफिट कम हुआ है,
जहां में प्रॉफिट को रखा गया है। जैसे प्रॉफिट अलग अलग जनरल रिजर्व में रखा जा सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रखा जाता है, तो उस प्रॉफिट को आप वापस से इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि आप क्या देखना चाहते हैं कि टैक्स से पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले प्रॉफिट कितना था। तो वहां पर इसको क्या कर देते हैं जनरल रिजर्व को, और वो भी दोनों साल का जो जनरल रिजर्व का डिफरेंस होता है उसको उसको आप ऐड कर देते हैं। और ये कह रहा है डिडक्टेड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो ये गलत कह रहा है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और कह रहे हैं कि अगर इंक्रीज होता है आपकी किसमें, गुडविल में, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानते हैं। ये सही कह रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितने भी आपकी फिक्स एसेट होती हैं, जितनी भी आपकी एसेट होती हैं, अगर वो इंक्रीज हो रही हैं या वो डिक्रीज हो रही हैं, मतलब आप उनको बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। क्योंकि कैश फ्लो में आपकी तीन एक्टिविटी होती हैं, आपकी ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और आपकी फिनेंसिंग, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एक्टिविटी आपकी ये होती है, फिनेंसिंग में आपने बिजनेस करने के लिए कहाँ से पैसा लिया है, उसको लेना या वापस करना। फाइनेंसिंग में आता है इन्वेस्टिंग, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स एसेट खरीदने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उनको बेच रहे हैं। और ऑपरेटिंग बाकी जो भी मेन ऑपरेशन है आपका, माल बनाना और बेचना, वो यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन में आ गया, स्टेटमेंट देखें तो पहला गलत था और दूसरा स्टेटमेंट सही था। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका सी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं। जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप इतना भी हमें समय नहीं दे पाते कि आप 1 मिनट लगेगी कि आप वीडियो को लाइक करने के साथ एक कमेंट भी कर दे। तो प्लीज कमेंट आज जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आपसे बता रहा हूँ, आजकल स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस ज्यादा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।